हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो चलिए आज से आप लोग के सामने हम जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसके इस बेसिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखिए बायोलॉजी पे बात करेंगे। तो आज से आप लोग का जो है ना बायोलॉजी का टॉपिक शुरू होने जा रहा है, जो कि आपका ये चैप्टर वाइज क्लासेस चलेगा और ये पूरा ऑब्जेक्टिव हम आपको शुरू से करवाएंगे। तो आप लोग अंत तक क्लास में बने रहिएगा और जो भी बच्चे न्यू हमसे जुड़े हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा और हमारे इस टॉपिक में दिख रहा है आपको कि हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो जीवधारियों में जलन, यानी हमारे बायोलॉजी के लेसन 1 के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिन बच्चों ने हमारे लर्निंग ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं करा है वहाँ से आप डाउनलोड करके, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कमेंट बॉक्स में, डाउनलोड करके आप उसको क्लासेस को हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का जो हमने पहला क्वेश्चन रखा है वो है कि निम्न में कौन बंगाल का आतंक कहा गया है। ठीक है, सवाल दिख रहा होगा और आपको टिक करना है उसमें जवाब। ठीक है, थोड़ा सा ये दिख भी रहा होगा आंसर इसका कि निम्न में से कौन सा बंगाल का आतंक कहा गया है, बरायोफिलियम, जलकुंभी, अगेव या केला। इन 4 ऑप्शनों में से आपको टिक करनी है। ठीक है, चलिए आंसर को जान लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जलकुंभी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा सभी बच्चे कि निम्न में कौन बंगाल का आतंक कहा जाता है, तो जलकुंभी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिख रहा स्क्रीन पे आपको, कह रहा है जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन ए कह रहा है बीज से, युग्मनज से, युग्मकों से या विखंडन से। बताइए, आप लोग जल्दी से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए क्लास को, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ पाए और इस क्लासेस का उनको लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए तो आप लोग इस डेली क्लासेस के इस ऑब्जेक्टिव सेशन को ज़रूर ज्वाइन करिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये आपके लिए एग्ज़ाम के व्यू से। चलिए इसका आंसर टिक करिए, जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं। याद रखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैसा कि थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको, विखंडन से। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था हमारा कि बंगाल का आतंक जलकुंभी कहलाएगा, ये वाला। और दूसरा क्वेश्चन हो गया जनक समान जीव प्राप्त हो सकते हैं विखंडन से। अगर किन्हीं बच्चे को नोट्स परचेज करनी हो क्लास 12th की 10th की, तो हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है, वहाँ पे कांटेक्ट करिए। और वही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आपकी मदद हमारी ड्रीम क्लासेस की पूरी टीम करने के लिए हमेशा रेडी रहती है, वहाँ से आपकी सहायता की जाएगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर, समझिएगा सवाल को, कि जब नर और मादा गैमिट में युग्मन होता है तब यह कहलाता है, क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन दिख रहा है, अलैंगिक जनन कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है, वर्धिकायिक कहलाता है या मुकुलन कहलाता है। ठीक है, बतानी है आपको कि जब नर और मादा गैमिट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों का रिस्पॉन्स आ रहा है, काफ़ी हद तक अच्छे बच्चे हमसे जुड़ गए हैं। ठीक है, चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं हम लोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैंगिक जनन। ठीक है, जब नर और मादा गैमिट में युग्मन होता है तब यह क्या कहलाता है, लैंगिक जनन कहलाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी अच्छा सवाल है, दिख रहा होगा स्क्रीन पे आपको। कह रहा है ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं। ठीक है, सवाल को समझिए। कह रहा है वे परिवर्तन या ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दिख रहा है आपको, ए नंबर कह रहा है मेटाजेनेसिस, ऑप्शन बी कह रहा है एकांतरण, ऑप्शन सी कह रहा है कायांतरण और ऑप्शन डी कह रहा है मेटास्टेसिस। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए कि वे परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित कर देते हैं क्या कहलाते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा,
बहुत ज़्यादा बच्चों ने सही जवाब टिक करा है। तो इसका आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर सी, कायांतरण इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और ये देखिए बोर्ड एग्जाम के व्यू से जो है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में बना है सवाल और बार बार ये पूछा जाता है। ये एक तरह से कहिए प्रीवियस ईयर सवाल कहलाता है। ठीक है, अच्छे से इसको नोट करिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास से, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस क्लास को, ताकि जितने भी बच्चे हमारे हैं ड्रीम क्लासेस के वो इसको देख पाएँ हमारे क्लासेस को, और रेगुलरली इसको ज्वाइन करना ना भूलें। ये आपका चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चलेगा जो डेली एक क्लासेस के रूप में चलेगा, और आपका जो है ना वो हर एक सब्जेक्ट का एक क्लास आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सबके एक एक और ये वीडियो आपको डेली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर टिक करिए जी। केंचुआ प्राणी है एक लिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी, नपुंसक। बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड एग्जाम के व्यू से ये भी आई है। तो बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। जी हाँ, बहुत ही अच्छा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छे से रट लीजिए इसको। केंचुआ कैसा प्राणी है? द्विलिंगी, इसमें 2 लिंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते छठे नंबर सवाल पे। छठा नंबर कह रहा है कि जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? ठीक है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन दिख रहा है 8 माह, 6 माह, 5 माह, 12 माह। याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। ठीक है, चलिए आंसर को जानते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 माह। ठीक है, कि जलकुंभी जो है ना वो 65,000 से भी अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो 8 माह में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए 7 नंबर दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, और इसको हमने बीवीए करवा दिया है। बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है। कह रहा है देखिए, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? जवाब बताइए जल्दी से। ठीक है, आंसर तो दिख ही रहा होगा आपको स्क्रीन पे। ये चैप्टर 1 और 2 तक थोड़ा सा ये फॉल्ट आएगा आपका, कुछ कुछ दिखेगा आपको आंसर कोई कोई में। ठीक है, तो उसको इग्नोर करना है और आपको हमारे बेसिक पे ध्यान देना, जो हम बातें आपको क्लासेस में बताएंगे। कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? ऑप्शन ए दिख रहा है n होते हैं, ऑप्शन बी दिख रहा है 2n होते हैं, ऑप्शन सी दिख रहा है 3n होते हैं, ऑप्शन डी दिख रहा है a+b, यानी कि n और 2n दोनों होता है। बताइए चलिए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। आंसर को जान लेते हैं। आंसर तो आपको दिख ही रहा है थोड़ा थोड़ा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं? तो 3n क्रोमोजोम होते हैं। जब आपको टिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल यह भी है। कह रहा है कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? ठीक है, क्या कह रहा है सवाल? कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? ऑप्शन दिख रहा है पेनिसिलियम में, ऑप्शन बी कह रहा है स्पाइरोगाइरा में, ऑप्शन सी कह रहा है कारा में, और ऑप्शन डी कह रहा है फर्न में। बहुत ही अच्छा सवाल है कि कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है, बताइए जल्दी से। चलिए बहुत ही अच्छा, आंसर याद कर लीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए, कि कोनिडिया का निर्माण किस में होगा? तो पेनिसिलियम में होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? क्या याद रखना आपको सवाल को, कि जब संतति की उत्पत्ति जो है ना एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? ऑप्शन दिख रहा है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, a+b यानी दोनों, या आंतरिक निषेचन। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर। कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए। आंसर दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा, अलैंगिक जनन कहलाएगा। ठीक है, कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होगा तब यह क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। ठीक है,
देखिए 10वां सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। कह रहा है इनमें से कौन सा भाग अगुणित है। ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है अंडाशय, परागकोश, पराग या युग्मनज। 4 ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन पे, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों ने कमेंट कर भी दिया हमारे सवाल पे। चलिए, इनमें से कौन सा भाग अगुणित है, आंसर को आप लोग लगा लीजिए। इसका आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर सी, पराग इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर, पराग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। देखिए, कह रहा है सवाल मध चक्र पाई जाती है। ऑप्शन समझिएगा, सवाल हमारा है मध चक्र इन चारों ऑप्शनों में से किस में पाई जाती है। ऑप्शन हमारा है गाय में, भेड़ में, कुत्ता में या ऑल मतलब सभी में। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों ने आंसर बता दिया, देकर तो नहीं बता रहे हैं ना जी। चलिए आंसर टिक करिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी में मध चक्र पाया जाता है, गाय में भी, भेड़ में भी और कुत्ता, इन तीनों में। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। वो कह रहा है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। दिख रहा है स्क्रीन पे सवाल। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब दिख रहा है आपको तो दिख ही रहा होगा। चलिए अब बताइए, है ना। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। ऑप्शन दिख रहा है केंद्रक, राजधानी, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछा गया एग्जाम में जी। 12th नंबर का आंसर दीजिए। चलिए आंसर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, यही होगा, एकदम सही सोच रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द राइट आंसर। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में यानी बीच वाले भाग में क्या होता है, क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते 13वें सवाल पे, और ये देखिए हमारे चैनल का लोगो आपको दिख रहा होगा। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा लर्निंग ऐप भी प्ले स्टोर में इसी नाम से बना हुआ है, वो जाकर आप लिंक के थ्रू डाउनलोड कर लीजिए, और हमारे क्लासेस को अगर ज्वाइन करना है तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग आज के 13 नंबर सवाल पे। कह रहा है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है। ठीक है, सवाल को समझिए, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता है। ऑप्शन दिख रहा है, ए नंबर कह रहा है 124, 31, 30, 62। जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा बच्चों ने जवाब टिक कर भी दिया है, ऑप्शन नंबर बी सही है जी। दिख रहा है ना, हम 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो 31। ठीक है, चलिए अगला 14वां नंबर जो सवाल है उसको एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए, वीवीएफ बना लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। करे चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है, एकदम रट लीजिए, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में बना है। ऑप्शन दिख रहा है ऑर्नोथोफिली, एंटोमोफिली, क्रिप्टोरोफिली या हाइड्रोफिली। बहुत ही बेहतरीन सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाता है। अच्छे से इसको रट लीजिए, आंसर हम बताने जा रहे हैं। आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, चमगादड़ द्वारा परागन क्या कहलाएगा, क्रिप्टेरोफिली। सही से रट लीजिए जी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 15 पे, यानी 15वें सवाल पे हमारा है टॉपिक कि उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है, किस तरह का निषेचन होता है। बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन, जल में निषेचन, हवा में निषेचन। ठीक है, बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन किस प्रकार से होता है। चलिए याद रखिएगा, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे ऑप्शन नंबर बी, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन आंतरिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते 16वें सवाल पे। 16वां सवाल हमारा जो है वो कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। ठीक है, इन चारों ऑप्शनों में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। जोंक नहीं है, केचुआ नहीं है, फीता कृमि नहीं है, घरेलू मक्खी नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
चलिए आंसर को जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी टिक करिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। तो घरेलू मक्खी जो है ना वो उभयलिंगी नहीं है। ठीक है। और 17वां नंबर सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और वीवीआई भी दिख रहा है। कह रहा है कि पुनर्उद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में से किसमें होती है। स्पंजों में होती है, स्पाइरोगाइरा में होती है, पेनिसिलियम में होती है या कारा में होती है। बताइए। बहुत ही हाईलाइटेड सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और यह प्रीवियस ईयर सवाल है जी। पुनर्उद्भवन की क्रिया निम्नलिखित में यानी इन चारों ऑप्शनों में से क्या होगा। बताइए। स्पंजों में, स्पाइरोगाइरा में, पेनिसिलियम में या कारा में। थोड़ा थोड़ा आंसर भी दिख रहा होगा, तो वही आंसर जो आप सोच रहे हैं स्पंजों में होगा इज द राइट आंसर। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा। पुनर्उद्भवन की क्रिया स्पंजों में होती है। और अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 18वां नंबर। कारण निम्न में से किसमें वाह्य निषेचन होता है। मेढक में, हिरण में, मनुष्य में, घोंघा में। बताना है आपको इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से किसमें वाह्य निषेचन होता है। चलिए दिख रहा है स्क्रीन पे, उसी को टिक करिए। सही है वो। राइट आंसर इसका क्या होगा। मेढक इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए ये वाला टिक करिए। आगे बढ़ें। आगे 19वें सवाल पे हम बात करते हैं। 19वां नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सजीव प्रजक नहीं है। सवाल को समझिए, इसी में बच्चे फंसते हैं एग्जाम में जी। ठीक है। सवाल हमारा कह रहा है कि निम्न में से जो है ना कौन सजीव प्रजक नहीं है। देखिए सवाल में ये भी है, ध्यान दीजिएगा, यहीं से बच्चे अटकते हैं। तो आपको दिख रहा मुर्गी, गाय, बकरी, मनुष्य, इसमें बताना है कौन सजीव प्रजक नहीं है। आंसर को टिक करिए। जो दिख रहा है आपको वही आंसर इसका होगा राइट आंसर। मुर्गी इज द राइट आंसर। ठीक है। और अगला हमारा 20वां सवाल हमने जो रखा है आपके सामने, वो दिख रहा है आपको। कह रहा है कि इनमें से किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है, यानी जल की सहायता से या जल के माध्यम से जो है ना वो निषेचन होता है। बताना है आपको। ऑप्शन दिख रहा है शैवालों में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में या ऑल, मतलब कि इन तीनों में, सभी में। ठीक है। बताइए। बहुत ही अच्छा। और आंसर भी तो आपको दिख ही रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल इज द राइट आंसर। सभी इसमें होगा कि जल माध्यम से निषेचन शैवाल में भी होगा, ब्रायोफाइट्स में भी होगा, टेरिडोफाइट्स में भी होगा। ठीक है। 21 नंबर दिख रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। मनुष्य में होता है, बंदर में होता है, चिंपैंजी में होता है या ऑल, यानी कि सभी इन तीनों में होता है। एक और उसी तरह का सवाल आपको दिख रहा है 21 नंबर। बताइए जल्दी से। ऋतुस्राव चक्र किस में होता है। मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी, ऑल। और आंसर भी आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, तो वही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऋतुस्राव चक्र तीनों में होगा। चिंपैंजी में भी होगा, मनुष्य में भी होगा, बंदर में भी होगा। ठीक है। और ये देखिए 22 नंबर जो सवाल है इसको आप वीवीआई कर लीजिए। ये करा हुआ नहीं है लेकिन ये एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करा इनमें से कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। पूरे अपने जीवन काल में मात्र एक बार ही पुष्प पैदा करता है। कितने बार। एक बार। ऑप्शन दिख रहा है बांस, आम, लीची, जामुन। 4 ऑप्शन आपको है दिया गया है। बताइए, टिक करिए इसका आंसर क्या होगा। और ये देखिए हमारे सर का नाम दिख रहा है आपको, राहुल सर ड्रीम क्लासेस, है ना। क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए कांटेक्ट करिए, हमारी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। जिन बच्चों को नोट्स परचेस करनी हो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे बात करिए, व्हाट्सएप में कुछ मैसेज करिए, वहाँ से आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है। इसका राइट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ए, बांस इज द राइट आंसर। बांस का पौधा जो है ना केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है। 23 नंबर सवाल दिख रहा है आपको। कह रहा है युग्मक स्थानांतरण हो सकता है जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा या ऑल, यानी सभी द्वारा।
युग्मक स्थानांतरण किसके द्वारा हो सकता है? जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, ऑल। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर 23 का, और टिक कर लीजिए। इसका राइट आंसर यह भी होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल, यानी सभी द्वारा हो सकता है। युग्मक स्थानांतरण जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, तीनों, यानी ये हवा और वायु तो सेम ही है, वो तो आप समझ ही रहे होंगे, लेकिन ऑप्शन में आपको ऐसा भी देखने को कभी मिल सकता है, ठीक है। और 24 नंबर में आइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम किस नाम से जान सकते हैं? इन विट्रो, इन वीवो, A+B, यानी ये दोनों के लिए बोला गया है, और नन मतलब इनमें से कोई नहीं। बताइए शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम किस नाम से जानेंगे? और इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, इन विट्रो इज द राइट आंसर। चलिए 25 नंबर हमारा क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? 4 ऑप्शन दिख रहा है आपको, जोंक, केंचुआ, फीता कृमि या घरेलू मक्खी। 4 ऑप्शनों में आपको टिक करना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में बना है बहुत बार। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? सवाल को समझिए, उसके बाद इसका आंसर टिक करिएगा, ठीक है। उभयलिंगी के बारे में डिस्कशन कर रहा है, और आंसर जानिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल शायद हमने पीछे भी पढ़ा है इसी टॉपिक में, आज ही याद करिए जी, जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं क्लास में, ठीक है, उनका माइंड हम चेक कर रहे हैं। क्या आपने ये सवाल पढ़ा था? है ना, बताया था हमने पीछे अभी। चलिए बहुत ही अच्छा, अगले सवाल पे आते हैं 26 पे। 26 कह रहा है कि द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण हैं, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में बताना है द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण कौन सा है? स्पंज है, टेप वर्म है, जोंक है, या ऑल सभी है, ठीक है। बताइए इसमें क्या होगा आंसर, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण कौन से हैं? आंसर तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, वही आंसर हो जाएगा, ऑल इज द राइट आंसर। द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण तीनों है, ये स्पंज भी है, जोंक भी है, और टेप वर्म भी है, ठीक है। अगला सवाल 27 नंबर दिख रहा है आपको। कह रहा है इनमें से कौन अंडप्रजक प्राणी है? ठीक है, अंडप्रजक यानी कि अंडे देने वाला प्राणी है। एकदम सा इजी सवाल अब हो गया, अगर आपको अर्थ इसका समझ में आ गया होगा। अंडप्रजक कहने का मतलब हुआ अंडे देने वाला प्राणी। ऑप्शन ए तो होगा ही मुर्गी, ऑप्शन बी सांप भी अंडा देता है जी, याद रखिएगा, और मगरमच्छ भी अंडा देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि सभी इसमें हो जाएगा सही। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। 28 कह रहा है द्विखंडन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन दिख रहा है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है? अमीबा में, पैरामीशियम में, जलकुंभी में, या A+B, यानी कि दोनों में। बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल है आप लोग के लिए, ये भी एक प्रीवियस ईयर सवाल है जी, ठीक है। और अगला जो 29 नंबर आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, वो तो बेहतरीन सवालों में से एक है। तो पहले इसके आंसर को जानते हैं, याद रखिएगा आप सभी स्टूडेंट कि इसका जो राइट आंसर होगा A+B होगा, कि द्विखंडन जो है ना वो अमीबा और पैरामीशियम दोनों में पाया जाता है। तो इसको प्लस करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा इसको। और आज का हमारा सेकंड लास्ट सवाल जो है 29 नंबर, वो कह रहा है मुकुलन, यानी कि इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं बडिंग। तो मुकुलन या बडिंग द्वारा जनन किसमें होता है? बहुत ही हाईलाइटेड सवाल यह है। देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमने BVA करवा दिया, जो कि बोर्ड एग्जाम के व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मुकुलन या बडिंग द्वारा जनन किसमें होता है। ऑप्शन दिख रहा है ईस्ट में, म्यूकर में, पाइनस में, या फर्न में। बताइए इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा थोड़ा आंसर भी दिख रहा होगा आपको, तो हम चलिए इसके आंसर को जान लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट में, ठीक है। और चलिए आज के सबसे अंतिम और सबसे बेहतरीन सवालों में से एक जो हमारा दिख रहा है आपको, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर यहाँ भी दिख रहा है, और हमारे सर का नाम दिख रहा है आपको,
तो जिन बच्चों को कोई भी सहायता चाहिए हमारा हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। इसमें आपको हमारी टीम जो है हर एक तरह के टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करवाएगी और हर एक आपका एक एक कन्फ्यूजन वहाँ पे दूर होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को हेल्प चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का नोट्स की आवश्यकता हो, कोई भी आपको क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए, तो हमारा ये हेल्पलाइन नंबर 6200733858, इसको आप लोग सेव करिए ड्रीम क्लासेस के नाम से। क्या करिएगा? ड्रीम क्लासेस, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, और आज के हम अंतिम सवाल पे बात करेंगे। सवाल हमारा है कि इनमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? बहुत ही अच्छा सवाल है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसको आप VBL लगा लीजिए और इस बार रट कर जाइएगा। ऑप्शन दिख रहा है जलकुंभी, हाइड्रीला, कमल या धान। चारों ही जल का पौधा है और आपको याद रखना है इसका राइट आंसर दिख रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी। यानी जलकुंभी का जो पौधा है ना, वो ठहरे हुए पानी यानी कि एकदम जो स्थिर पानी होता है, जल होता है, उसमें उगकर ऑक्सीजन को जो है ना वो क्या करता है, अपने में अंदर खींच लेता है, ठीक है। तो ये था हमारे आज के इस टॉपिक का सबसे अंतिम सवाल। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे जो भी हमसे जुड़े हुए जितने भी बच्चे, ठीक है, वो इस क्लास को ज़रूर लाइक किए होंगे, अच्छा लगा होगा उनको। और इसी तरह का अगर आपको क्लासेस चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख कर आप अपना परेशानी को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और डेली के इस क्लास को ज्वाइन ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। इस तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और हमारे क्लासेस के बारे में अच्छे से जानकारी आपको मिल पाए, ठीक है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए ड्रीम क्लासेस पर और ऐसे ही अपने तैयारी को बनाए रखिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।